हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पे अपना शासन किया। कैसे एक कंपनी जो यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे वो शासन करने लगी और इसके बाद यहाँ पे अपना पैर पसारने लगी। इसके बाद कैसे इस कंपनी से शासन ले करके और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है उसको अपने कब्जे में कर लेती है और अपना शासन चलाने लगती है। फ्रेंड्स, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि यहाँ के शासकों को हरा करके हम अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। इसके बाद 1764 का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, उसके बाद अंग्रेजों के जो इरादे थे वो बहुत मजबूत हो गए। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे शासन करना है, कैसे अपना पैर पसारना है। की जो लड़ाई हुई थी वो एक तरफ से ये तीनों थे और दूसरे तरफ ये अकेले थे। ठीक, फिर भी ये जीत गए। क्यों? क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे, इनके पास टेक्नोलॉजी इनसे ज्यादा थी। वो एक टीम में थे, ये एक टीम में थे, एक तरफ लड़ रहे थे और ये एक तरफ। फिर भी कौन जीता? फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज ही जीते। अब चूंकि ये हार गए थे तो अब इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई। क्या की गई? इलाहाबाद की संधि। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की। तो 1765 ईस्वी में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके किसके साथ हुई थी? ये हुई थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरा किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक मुगल बादशाह के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार देखिए, जो कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, अब व्यापार करते करते क्या की? युद्ध की, युद्ध जीत गई और अब लगान वसूल कर रही है, राजस्व वसूल कर रही है। तो जो अंग्रेज थे वो दो तरीके से शासन किए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। जो कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी के आसपास, अब क्या करने लगी? शासन करने लगी। सबसे पहले दीवानी अधिकार ले ली यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार। इसके बाद धीरे धीरे और भी अधिकार ले लिए अपने कब्जे में, और 1765 से लेकर के 1858 तक उन्होंने अपना अधिकार जमाए रखा। ठीक है, धीरे धीरे किया। एक्चुअली में 1773 से एक्चुअली में वो शासन करना शुरू किए। 1765 से 1773 तक वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहे, यानी कि शासक जो थे वो तो थे, ये लोग बस अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। इसीलिए आप बुक्स में देखिएगा कि 1773 से 1858 तक लिखा होता है कंपनी का शासन। लेकिन आप गौर से देखिएगा और डीप में जाकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, 1765 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1765 से लेकर के ही वे चीजों को अपने अंडर में लेने लगे थे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक शासन किया? 1765 से लेकर के 1858 तक। कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लग गया कि अब शासन जो है कंपनी के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं है, कंपनी इसको नहीं संभाल पाएगी। ठीक है, अब जो है सब चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट लेके आई, उसके तहत क्या किया उसने? उसके तहत वो सारी जो शक्तियां थी सब अपने हाथ में ले लिया कि कंपनी का अब शासन नहीं रहेगा। अब किसका शासन रहेगा? अब शासन रहेगा ब्रिटिश क्राउन का। किसका रहेगा? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, अब शासन का बागडोर किसके हाथ में चल गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने ही यहाँ पे शासन किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि अंग्रेजों ने दो रूप में यहाँ पे शासन किया। पहला, कंपनी के रूप में, कंपनी ने शासन किया। कब से कब तक? तो 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, और दूसरा 1858 से लेकर के 1957 तक किसने किया? ब्रिटेन की सरकार ने। किसने? ब्रिटेन क्राउन ने। समझ गया आप बात? दो रूप में शासन हुआ, पहला कंपनी का शासन और दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन। इलाहाबाद की संधि के बाद जो राजस्व वसूलने का अधिकार इन्होंने ले लिया, इसके बाद
देखिए इसके बाद क्या किया, 1773 ईस्वी में ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट लाए। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाए भाई? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए। आप सोचिए कि ये कंपनी अब घाटे में जाने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी थी। ब्रिटेन की सरकार को इसको बचाना पड़ा था, आर्थिक तौर पे सहायता दे करके और बचाना पड़ा था। इतनी इसकी हालत खराब हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, व्यापार कर ही रही है, राजस्व से पैसा आ ही रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, तब इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई कंपनी की? तो हुआ ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे ना, वो एकदम से भ्रष्ट हो गए थे, एकदम भ्रष्ट। इतने भ्रष्ट हो गए थे कि उन बस अपना जेब भरने के बारे में सोच रहे थे, अपना तरक्की सोच रहे थे, कंपनी के बारे में नहीं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपना प्राइवेट खुद का व्यापार करने लगे थे, भ्रष्टाचार करने लगे थे। इस तरह से क्या हो गया था कि कंपनी एकदम घाटे में जाने लगी थी, कंपनी एकदम से अब डूबने के कगार पे थी। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया भाई, उसको बचाया, आर्थिक तौर पे सहायता दिया और बचाया। तो जब आर्थिक तौर पे सहायता दे करके सरकार ने इसको बचाया, तो जाहिर सी बात है रेगुलेट भी करेगी। नहीं तो इसी कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेकर आए, इसलिए इसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आप देखिएगा चार्टर है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों पर कंट्रोल किया गया और उनके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया गया और उन्हें पाबंदी लगा दी गई कि भैया अब तुम लोग अपना खुद का व्यापार नहीं करोगे। पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे कोलकाता। 3 प्रेसिडेंसी थी। तीनों प्रेसिडेंसी की अपने अपने गवर्नर, मुंबई का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर अलग था और बंगाल का गवर्नर अलग था। तीनों लगभग समान थे, तीनों क्या थे, समान थे। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि जब बंगाल के गवर्नर थे, इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका मतलब था ये जो है इन दोनों सर्वश्रेष्ठ हो गए, इनको ज्यादा पावर दे दिया गया और इन दोनों को इसके अंडर में कर दिया गया। यानी कि मुंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया कि भैया आप तुम लोग जूनियर हो और ये सीनियर है। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में सब बच्चे बराबर होते हैं और किसी को मॉनिटर बना दिया जाता है जनरल के लिए, अब क्या हो गया, वो गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए क्या बना दिया गया, एक काउंसिल बना दिया गया। एक काउंसिल बना दिया गया, उसमें 4 मेंबर डाल दिए गए, 1 2 3 4 मेंबर डाल दिए गए कि लो भाई अब तो तुम गवर्नर जनरल बन गए, अब तुमको हेल्प के लिए 4 मेंबर दे दिए जाते हैं। इसको बोला जाता था गवर्नर जनरल की काउंसिल। जहां भी अब ये वर्ड आएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल की काउंसिल, आप लोग समझ जाइएगा इसकी बात हो रही है। बंगाल का गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना दिए, गवर्नर जनरल का काउंसिल। जब 1773 का जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे लगाम लगाया गया कि भ्रष्टाचार ना करें। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों पे लगाम लगाया गया कि भ्रष्टाचार ना करें। और दूसरा क्या किया गया कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर का नाम क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल। एक गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल और 4 मेंबर थे और उसको एक काउंसिल बना करके दे दी गई कि लो भाई काउंसिल लो, 4 मेंबर ले लो और अपना काम करो। तीसरा एक और काम किया गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है, तो तीनों चीज याद रहेंगी। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, सर एलिजा इम्पे। याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, एग्जाम में पूछता है। और 3 और जज हो गए, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 बाकी न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश।